हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th साइंस में चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सम नेचुरल फेनोमेना। तो ये मतलब क्या है? नेचुरल एंड फेनोमेना, ऐसी प्राकृतिक घटनाएं, ऐसे इवेंट्स और ऐसी हैपनिंग्स, ये फेनोमेना में इवेंट हो सकते हैं जो कि नेचर में होते हैं। उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लाइटनिंग की बात करेंगे, फिर हम थंडर स्टोर्म है, अर्थक्वेक है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये होता क्या है और इससे क्या नुकसान क्या फायदे हो सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। हम देखते हैं। लेट्स बिगिन। सो लाइटनिंग, first begin with lightning. You might have seen spark on an electric pole when wire become loose. तो अब लाइटनिंग के बारे में हम, जो कि आप लोग आसपास देखते हैं, जब कभी कभी तार ढीला रहता है तो ट्रांसफार्मर है या पोल के खंभे जहाँ होते हैं, तार ओपन वायर होते हैं, वहाँ पे स्पार्क होता है। हवा चलती है तो आपस में टकराते हैं और स्पार्क होता है, तो उसमें से स्पार्क लाइट निकलता है, चमकीला। ये एक है। दिस फेनोमेना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर। जब हवा चलती है और तार को हिलाती है तो ऐसा होता है। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क व्हेन प्लग इज लूज इन सॉकेट। तो प्लग जो है सॉकेट में लूज रहता है तो भी चिटचिटाहट की आवाज आती है, लाइट आती है। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन ए ह्यूज स्केल। तो लाइटनिंग जो होती है, जो बिजली चमकती है आकाश में, जब बादल होता है, बारिश के सीजन में जब बिजली चमकती है, तो ये भी स्पार्क ही होता है, लेकिन वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, वो ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है। क्योंकि कई हजारों किलोमीटर ऊपर बादल आपस में टकराते हैं या एक दूसरे से रब करते हैं। और बादल क्या होते हैं, काफी बैलूम ऑफ एयर एंड वाटर्स होते हैं। वो आपस में जब कोलैप्स करते हैं तो वहां से स्पार्क निकलता है। उसी को लाइटनिंग बोलते हैं, उसी को बिजली चमकना कहते हैं। इन एशियन टाइम पीपुल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क। पहले लोग जो है इसका कारण नहीं समझते थे। दे वेयर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द वार्मथ ऑफ द गॉड्स वेयर विजिटिंग देम। तो तब वो लोग ये सोचते थे कि भगवान का जो गुस्सा हमारे ऊपर आ रहा है, ऐसा सोचते थे। नाउ द Of course, we understand that lightning is caused by the accumulation of charge in cloud. We need not be afraid of lightning, but we have to take precautions to protect ourselves from the deadly spark. तो कहने का मतलब, लेकिन अब हम जानते हैं कि लाइटनिंग जो है कोई गुस्सा नहीं है, ये स्पार्क है जो बादल आपस में टकराने से होते हैं। इससे डरने की बात नहीं, लेकिन हाँ, इससे आपको सावधान रहना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग द लाइटनिंग। जब बिजली चमकती है तो आपको बच के रहना है, क्योंकि उससे डेडली हो सकता है, उससे आदमी मर भी जाता है अगर उसके आसपास वो गिरता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा करंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट टच करने से लोग मरते हैं, उसी तरह इससे भी मर जाते हैं। अब स्पार्क, ग्रीक के बारे में स्पार्किंग बता रहे हैं कि पहले स्पार्क का समझते थे। सबसे पहले द एशियन ग्रीक नो एज अर्ली एज 600 BC। तो ग्रीक क्या है, यूरोप में एक सभ्यता है, देश है। तो वहां पे यूरोप मतलब अमेरिका वगैरह, यूरोप मतलब इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, उन सब की जो सभ्यता का जो विकास हुआ था वो ग्रीक से हुआ था, ग्रीक सिविलाइजेशन से हुआ था। जैसे इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, अरब सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया की हुआ था, ठीक है, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन हुआ था अरबों का, मुस्लिम लोगों का जो कि इराक में है, चाइनीज का वांगो वैली सिविलाइजेशन। सो यही सारी चीजें ग्रीक, एशियन ग्रीक में भी ये सारा चीज हुआ था। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, ये लाइटनिंग उन्होंने ऑब्जर्व किया था। व्हेन अंबर एक तरह का रेशीन होता है, चिपचिपा चीज होता है, उसको रब विद फर मतलब जैसे खाल होती है, उसी के ऊपर रगड़ दें तो उसमें लाइटनिंग ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर किसी फर के ऊपर अंबर लगा दें तो वो क्या करता है, हेयर वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अभी आप भी कंघी को जो है रगड़िए, बाल में रगड़ के छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले आई, वहां से वो
अट्रैक्ट कर, लेकिन बाल के पास ले जाए तो उसमें चमक चिड़चिड़ा, खासकर ठंडियों में स्वेटर जब वूलन पहने रखते हैं तो आप उसको निकालते हैं, जब रात भर पहन के सोए रहते हैं रजाई में, फिर बाद में निकालते हैं तो उसमें चिटचिटाहट की आवाज आती है। तो ये भी स्पार्क है, लाइटनिंग। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वूलन, यहाँ पे है यू टेक ऑफ वूलन और पॉलिस्टर क्लोथ योर हेयर स्टैंड ऑन देन, आपके बाल खड़े हो जाते हैं। इफ यू टेक ऑफ दिस क्लोथ इन डार्क यू सी ए स्पार्क एंड हियर ए क्रैकिंग साउंड, अगर ये काम आप अंधेरे में करिए तो आपको स्पार्क और क्रैकिंग साउंड दिखाई पड़ता है। सबसे पहले इसकी खोज 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। सो दैट लाइटनिंग एंड स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ आर इसेंशियली द सेम फेनोमेना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो लाइट का स्पार्क है और आपके कपड़े से जो स्पार्क निकलता है, दोनों सेम चीज है, बस दोनों की मात्रा अलग अलग है। नाउ हाउएवर इट टुक 2000 ईयर फॉर दिस रियलाइजेशन ऑफ कोर्स, लेकिन ये 2000 लगभग साल लगा, क्योंकि 600 में सबसे पहले ये चीजें पता चली थी बीसी से, उसके बाद फिर 600 ये गया, फिर ये 1700 के आसपास ये गया, तो लगभग 2000 से ज्यादा समय लगा, तब आपको पता चला कि ये लाइटनिंग स्पार्क क्या होता है। अब इसका थोड़ा सा हम कैसे स्पार्किंग कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है, कैसे हम चार्ज कर सकते हैं, रगड़ने से कैसे चार्ज क्रिएट हो जाता है उसके बारे में समझते हैं। चार्ज क्या होता है, उस कैसे क्रिएट होता है। फिर प्लास्टिक रिफिल इज रब विथ पॉलीथीन, प्लास्टिक रिफिल जो आपके पेन वगैरह की रिफिल होती है उसको पॉलीथीन से रगड़ते हैं। इट एक्वायर ए स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसके ऊपर रिफिल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन ए प्लास्टिक कम इज रब विथ ड्राई हेयर इट एक्वायर ए स्मॉल चार्ज, इसी तरह जैसे आप कंघी बाल से रगड़ते हैं तो कंघी के ऊपर एक चार्ज आ जाता है। हम इसको अभी बताएंगे क्या है। दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट, तो जिनके ऊपर चार्ज आ जाता है, जो किसी चीज को अट्रैक्ट करने लगते हैं उनको। अब जैसे कागज है और कंघी है, तो देखेंगे तो कागज अगर कंघी को रगड़े नहीं है तो उसके पास ले जाएंगे तो कागज को नहीं चिपकेगी, लेकिन कंघी को जो आप बाल में अच्छे से रगड़ दीजिए उसके बाद फिर कागज के पास ले जाएंगे तो क्या है, कंघी के ऊपर चार्ज आ जाएगा, वो उसको खींचता है, ठीक है। यहाँ पे दो बैलून दिखाए गए हैं। बैलून ऐसे पहले लटके हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे इस बैलून को आप बाल पे रगड़ के फिर छोड़ दीजिए, दोनों आपस में अट्रैक्ट करने लगते हैं। आप लोग बर्थडे वगैरह मनाते हैं तो देखिएगा वहां बैलून के साथ ये करके देखिएगा, दो बैलून ऐसे बांध के फिर ऐसा करिए। यू ऑब्जर्व दिस फिनोमेना। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और उनको रगड़ा गया है, जैसे रिफिल को रगड़ा गया तो उनमें जो है वो पीस ऑफ पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब वो चार्ज है। जैसे यहाँ पे रिफिल है, रिफिल को जो है पॉलीथीन या वूलन क्लॉथ पे रगड़ते हैं तो रिफिल के ऊपर क्या होता है, चार्ज आ जाता है और वो छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। इसी तरह बैलून को रगड़ेंगे तो वो भी अट्रैक्ट करता है। इसी तरह इरेजर को रगड़ देते हैं, ठीक है, इरेजर को रगड़ेंगे वूल पे, ठीक है, वूल पे रगड़ेंगे तो वो भी अट्रैक्ट करने लगेगा। स्टील स्पून को रगड़ेंगे तो क्या है, उस पे वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब स्टील स्पून चार्ज नहीं हुआ। करें मतलब चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और निगेटिव, ये वी लिखते हैं, वी पॉजिटिव और निगेटिव के लिए वी लिखता है। एक चार्ज बैलून रिपेल ए चार्ज बैलून, दो चार्ज बैलून है, ठीक है, दोनों को आपस में चार्ज करेंगे, दोनों बैलून को अगर चार्ज कर देंगे तो वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर एक को चार्ज करके एक को नहीं चार्ज करेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये चार्ज रिफिल, दो सेम तरह के दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है, बट एक चार्ज बैलून अट्रैक्ट चार्ज रिफिल। यहां पे कह रहे हैं कि एक चार्ज बैलून एक चार्ज रिफिल को अट्रैक्ट कर लेते, इसका मतलब दोनों के ऊपर कुछ अपोजिट चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब, अगर दो सेम चार्ज के हैं तो वो रिपल करते हैं, दो अपोजिट चार्ज के हैं तो उसको अट्रैक्ट करते हैं। इट इज कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाई ए ग्लास रॉड व्हेन इट रब विद सिल्क ए पॉजिटिव। तो अगर कोई ग्लास रॉड है, ठीक है, ग्लास रॉड, स्केल ही पटरी ही लीजिए, अगर उसको रगड़ते हैं किसी सिल्क पे तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसको पॉजिटिव कहते हैं। ये हम कन्वेंशन है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि किसी एक को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को निगेटिव मानना पड़ेगा, तो हमने मान लिया ग्लास के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज निगेटिव, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब विथ पॉलीथीन
दे अट्रैक्ट बिटवीन देम। तो कहने का मतलब हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि एक ग्लास रॉड को रगड़ा गया, ठीक है, पॉलीथीन के ऊपर, इसी तरह एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ जिससे हम वो पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उन दोनों को अलग अलग चार्ज किया तो देखिए दोनों को आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। ग्लास रॉड और ये स्ट्रॉ, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। अगर एक पॉजिटिव हो तो दूसरा निगेटिव होगा। तो हमने ये बता दिया कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पे निगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमने माना था कि ग्लास पे जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड रबिंग आर स्टैटिक, दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ। तो चार्ज जो उनके ऊपर आते हैं उनके ऊपर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, वो चार्ज उसी के ऊपर रहते हैं एक जगह से। जो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा था, करंट में क्या है, चार्ज जो है क्या मूव कर रहे थे, बट इन दिस केस, ठीक है, इस केस में ये मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं मूव, नॉट मूव, ठीक है, ये नहीं मूव करेंगे, उसी के ऊपर रहते हैं। करेंगे व्हेन चार्ज मूव दे कंस्टिट्यूट, जब चार्ज मूव करने लगते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट का मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा को चलना ही। किसी को भी पानी चलता है तो उसको वाटर करंट कहते हैं, चार्ज चलेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। द करंट इज सर्किट विच मेक बल्ब ग्लो करंट। तो जो बल्ब है, हीटर वगैरह में जो चलता है वो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि उसमें चार्ज का मूवमेंट होता है। चार्ज का ट्रांसफर, चार्ज एक पे दूसरे ऊपर कैसे जाता है ये यहां बताया गया। यहां पे द एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर डिप, पेपर क्लिप। रिमेंबर दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहा है एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप रिसीव सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू पेपर क्लिप, ठीक है। ये है एल्युमिनियम फॉयल है, ये एल्युमिनियम फॉयल है, मेटल है, तो उसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है यही यहाँ पे रिफिल के ऊपर जो चार्ज होगा वो एल्युमिनियम के ऊपर वो चार्ज चला जाएगा। द स्ट्रिप कैरिंग सिमिलर चार्ज रिपेलिजन, अगर दोनों स्ट्रिप जो है इक्वल चार्ज है तो दोनों को रिपल करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्कोप है, इससे पता चल जाए कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है। तो देखिए यहाँ पे ये एल्युमिनियम की ये स्ट्रिप यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है। इसके ऊपर एक जार है, यहाँ पे एक एल्युमिनियम का लगाया गया यहाँ पे, तो एल्युमिनियम के ऊपर एक चार्ज रगड़ा गया, इसमें क्या गया, एल्युमिनियम फॉयल को भी रगड़ा गया है और ये पेन को, रिफिल को भी रगड़ा गया। एल्युमिनियम फॉयल को यहाँ रखा गया क्योंकि हल्की होती है, तो वो ऊपर की तरफ अगर होती है, रिपेल करती है, ठीक है, रिपेल करती है तो क्या कहते हैं, उसके ऊपर सेम चार्ज होता है। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप क्या का काम क्या है, वो चार्ज को समझने का काम करता है, बताने का काम करता है कि किसी डिवाइस पे कौन सा चार्ज है। तो चार्ज जो है एक ये इसका चार्ज जो है इस एल्युमिनियम के ऊपर ट्रांसफर हो जा रहा है। तो क्योंकि मेटल जो है गुड कंडक्टर होते हैं, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी ये पढ़ा था। तो इसी तरह जो है इस जो आपका ये इलेक्ट्रोस्कोप है, इसका यूज करते हैं कि हम ये देखते हैं कि इस पे चार्ज कौन सा है, क्या है, चार्ज के बारे में, कि चार्ज का ट्रांसफर वगैरह कैसे होता है, स्टैटिक चार्ज कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये चीजों को चेक करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने बात किया, इसको हम थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि ये वाला चीज है, ये यहाँ पे ये क्या है, एल्युमिनियम का तार है,
उसी में पतली पतली 2 तार और ऐसे लटकाए गए, ठीक है। तो और ये कागज है, पेपर है, ठीक है। अब और यहाँ पे क्या होता है कि ये शीशे का जार है ताकि दिखाई पड़े, तो यहाँ पे ये निकला रहता है एल्युमिनियम का तार, ठीक है, एल्युमिनियम निकली रहती है। और ये रिफिल को क्या है, बाल में या पॉलीथीन में रगड़ते हैं तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ये चार्ज आने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ले जाके ये जो वायर है उसी में इसको के पास टच करा देते हैं। तो इसके ऊपर जितना भी चार्ज है वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे ये जो दो हैं इनके बीच में गैप बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों एल्युमिनियम के हैं तो दोनों पे सेम चार्ज आएंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है, रिपल कर देंगे, ऐसा होगा। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इस जो पेपर को हम हाथ से टच करेंगे, इस पेपर को हाथ से टच करेंगे हैंड से, तो देखेंगे कि जो इस पूरे मेटल के ऊपर चार्ज था वो आपके हाथ के थ्रू आपके बॉडी में चला जाएगा और बॉडी से ये जमीन में चला जाएगा। तो क्या मिलेगा, ये जो फैला हुआ वो आपस में फिर से चिपक जाएगा। यही इसी को फिर से अगर हम रिपीट करेंगे, फिर से इसको रिफिल को रगड़ें और इसके में करेंगे तो फिर से ये फैल जाएगा। और उसके बाद जैसे ही हाथ से आप टच करेंगे तो ये जो चार्ज इसके अंदर है वो आपके शरीर में जाएगा और शरीर के थ्रू जमीन में चला जाएगा। तो ये सारा चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट है। तो इससे हम 2 चीज यहाँ देखते हैं। पहला चीज क्या है, 3 चीज। पहला चीज क्या है कि चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। फिर मेटल का कंडक्टिविटी चेक कर लिए, तीसरा चीज क्या है, अगर सेम चार्ज है तो रिपल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर ये चार्ज आपके बॉडी के थ्रू जमीन में चला जाएगा तो चार्ज खत्म हो जाता है। इसी को अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है, इसी को अर्थिंग करते हैं। ये रिपीट द चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप। एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट फॉयल स्ट्रिप कोलैप्स एज सून यू टच द पेपर क्लिप। जैसे जैसे आप पेपर को छुएंगे तुरंत जो फैला हुआ है वो खत्म हो जाएगा। व्हाट डज इट हैपन, द रीजन इज दैट फॉयल स्ट्रिप लॉस चार्ज टू द अर्थ थ्रू बॉडी। जो फॉयल स्ट्रिप था, एल्युमिनियम का तार था, उस पे जो चार्ज था वो आपकी बॉडी से होते हुए जमीन में चला जाता है। इसी को क्या कहते हैं, डिस्चार्जिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या कहता है कि एक चार्ज बॉडी से जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर होकर जमीन में जो चला जाता है उसी को अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग का यूज क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसमें एक तीसरा वायर होता है, थर्ड वायर से लंबा वाला होता है, वो कोई भी, जैसे प्रेस है, प्रेस में एक तार जो है उसकी मेटल बॉडी से टच रहता है। मान लो किसी कारण प्रेस के ऊपर जो है अगर मान लो करंट आ जाए तो वो करंट क्या है, उस तीसरे वाले वायर से होते हुए हमारे हर घरों में एक अर्थिंग लगी रहती है, जो कि जमीन में एक लोहे की पाइप गाड़ के बनाई जाती है। तो वो सारा चार्ज उसमें चला जाता है जिससे उसकी बॉडी डैमेज से बच जाती है। ये सारी चीजें। अब हम इस स्टोरी ऑफ थंडरिंग के बारे में थोड़ा, अब ये बेस बन गया, लाइट क्या बेस बन गया कि चार्ज पार्टिकल होते हैं, टकराते हैं तो उसमें स्पार्क मिलता है, ट्रांसफर होता है, कंडक्टर में जाते हैं, फिर अर्थिंग में चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लाइक दैट। इस तरह की चीजें हम समझ गए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है जब लाइटनिंग होती है, इसीलिए होता है। इट इज नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म ऑफ चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग। तो रगड़ने के बाद जो चार्ज निकलता है उसी के आधार पर हम लाइटनिंग के बारे में समझा सकते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडर स्टोन, जब गर्जनाहट होती है, काफी गरज होती है, एयर करंट मूव अपवर्ड व्हाइल वाटर ड्रॉपलेट मूव डाउनवर्ड। तो कहने के बाद जैसे ही हवा चलती है, थंडर होता है, जब गर्जनाहट होती है, क्या होता है, एयर करंट जो है, जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। एयर जो है करंट मूव अपवर्ड, वाटर ड्रॉपलेट जो बादल में वाटर होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, ठीक। वाटर ड्रॉपलेट ये एयर। These vigorous movement causes separation of charge। तो इन दोनों के कारण जब ये ऊपर से नीचे जाता है तो यहाँ रगड़ खाता है, क्योंकि हवा में इसकी रगड़ है, वो ऊपर से नीचे आता है, इसमें भी रगड़ हो जाती है। दोनों में जब रगड़ हो जाती है तो दोनों चार्ज हो जाते हैं, एयर और पानी के बूंदे।
By a process not yet completely understood, positive charge collect near the upper end of the cloud and negative charge lower end. तो इसके कारण क्या होता है, जैसे ये बादल है तो बादल के इस रगड़ के कारण ऊपर की तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और नीचे की तरफ निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है. दिस इज accumulation of positive charge near the ground also. इसके बाद ये जमीन के आसपास जो भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, जमीन के आसपास भी हवा आंधी चलने के कारण, रगड़ के कारण यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ निगेटिव हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाता है. फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेशन चार्ज बिकम वेरी लार्ज. एयर विच इज नॉर्मली ए पुअर कंडक्टर इज नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट दिस फ्लो. कहने का मतलब नॉर्मली क्या है, ये जब बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है कि इनके बीच में एयर होता है, एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ चार्ज होता है, लेकिन वह इसको रोक नहीं पाता. ठीक है, जब बहुत ज्यादा चार्ज, खूब हवा आंधी चलती है, गर्जनाहट होती है, हवा आंधी चलती है, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है आकाश में. निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट. तो यहाँ का ये इसका निगेटिव यहाँ से, ये पॉजिटिव निगेटिव यहाँ से, ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलते हैं. ठीक है, प्रोड्यूस स्ट्रीक स्पार्क एंड ब्राइटनेस. जब ये दोनों निगेटिव चार्ज बादल और पॉजिटिव चार्ज बादल, इसी तरह पॉजिटिव चार्ज एयर और निगेटिव चार्ज बादल आपस में जब टकराते हैं, मिलते हैं, तब क्या है, काफी तेज से लाइट निकलती. और लाइट निकलने के बाद जो है तो ये चार्ज एक दूसरे से ट्रांसफर होकर डिस्चार्ज होता है. इसी प्रक्रिया में आपको साउंड और लाइट निकलती. जैसे हमारे करंट में अपोजिट निगेटिव चार्ज टकराते हैं तो चमक होती है. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड और बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ. तो यह कह रहा है कि जो ये घटना होती है, दो आपस में दो बादल भी कर सकते हैं और बादल और जमीन के बीच में भी हो जाता है. टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एशियन. अब हम जो है पहले पुराने लोगों की तरह अब डरते नहीं है. नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फेनोमेनन. ये ऐसा क्यों होता है हम समझ गए. साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडर. अभी साइंटिस्ट इसको और अच्छे समझने में लगे हुए हैं. हाउ लाइटनिंग लाइक स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू मेजर. तो लाइटनिंग कारण लाइफ और प्रॉपर्टी नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको बचाने के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए. सेफ्टी क्या क्या करना चाहिए. ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टोर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ. खुली हुई जगह कोई सेफ नहीं होती, क्योंकि वहां पे क्योंकि क्लाउड पॉजिटिव निगेटिव आपस में टकराते हैं और वहीं निकलता है. हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू सेफर प्लेस. जैसे ही गर्जनाहट सुनाई पड़े, आपको सेफ प्लेस पे चले जाना है. आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस. जैसे ही अंतिम गर्जनाहट हो, उसको सुनने के कुछ देर बाद ही आप बाहर निकलिए, क्योंकि उसके बाद जो है उसमें लाइटनिंग वगैरह आके खत्म हो जाती है. सेफ प्लेस कैसे फाइंडिंग स्लिप. ए हाउस और ए बिल्डिंग इज सेफ. ए हाउस और बिल्डिंग सेफ होता है क्योंकि उसके ऊपर तार लगे होते हैं, जो अर्थिंग वायर लगे होते हैं. अगर मान लो उसके छत की बिल्डिंग पे भी वो चार्ज आएगा तो वो क्या होता है, उसके द्वारा वो जमीन में चला जाता है. इफ यू आर ट्रेवलिंग बाई कार बस यू आर सेफ इनसाइड विथ विंडो एंड डोर शट डाउन. जब आप कार और बसों में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप उसके अंदर सेफ होते हैं. खिड़कियां वगैरह आप बंद कर लीजिए, क्योंकि अगर उसकी छत वगैरह पे आएगा तो वो क्या करेगा, उसके बॉडी के बस के ऊपर आएगा तो वो जमीन के अंदर चला जाएगा. ठीक है. जब आंधी तूफान आए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है. डू एंड डोंट डू. क्या करना चाहिए, क्या नहीं. आउटसाइड आपको क्या करना है. ओपन व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन में ओपन कार नॉट सेफ. तो जो खुली हुई है, जिसपे डायरेक्ट आप छत दिखाई पड़ता है, ऐसी जगह जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार सेफ नहीं होता. ओपन फील्ड नहीं सेफ. ओपन फील्ड, बड़ा ट्री, तो आपको खेत में, बड़े पेड़ों के नीचे, पार्क वगैरह में, इवेलेटेड प्लेस जो काफी ऊंचाई पे जगह है, वहां पे आपको नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको बिजली गिर सकती है क्योंकि खुला है. कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल गुड आइडिया ड्यूरिंग टर्न.
छाता लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छाता के ऊपर नोक लगी रहती है और हाथ में लोहा लगा रहता है। इफ ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्री, अगर जंगल है तो आप बड़े वृक्षों के नीचे नहीं, छोटे पेड़ों के नीचे आप रुकिए। बड़े वाले जो सबसे बड़े हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि सबसे पहले उसी के ऊपर आगे गिरेगी। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल यू आर इन ओपन फील्ड स्टे अवे फ्रॉम टाल ट्री, अगर आप खुली में हैं तो आप खुले में हैं और आप कोई जगह नहीं तो जो बड़े पेड़ हैं उससे दूर रहिए। स्टे अवे फ्रॉम पोल आर अदर मेटल पे, जो इलेक्ट्रिक के तार हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि बिजली सबसे पहले उन्हीं के ऊपर आएगी। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, पेड़ के ग्राउंड के ऊपर लेटिए मत। इंस्टेड स्क्वाड लो ऑन ग्राउंड, इस तरह बैठ जाइए। इससे अच्छा है कि आप इस तरह बैठ जाइए, लेटने से अच्छा इस तरह बैठ जाइए। प्लेस योर हैंड ऑन योर की विथ योर हेड बिटवीन हेड, तो आप इस तरह रख के ऐसे बैठ जाइए, अपना पैर रख के। दिस पोजिशन मेक यू शॉर्टर टारगेट ऑफ स्ट्राइक, इससे आपको छोटा बना देता है। आप लेटेंगे तो आपका एरिया बड़ा हो जाएगा, ज्यादा एरिया बड़ा होगा तो आपके ऊपर ज्यादा, तो आप अपने आप को जितना छोटा छोटा बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि आपके जितना छोटा एरिया होगा उतना कम आपके ऊपर वो चार्ज कम आपके ऊपर आ पाएगा। ये कहने का मतलब, ज्यादा बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा चार्ज आएगा, कम चार्ज आएगा तो आपको कम खतरा होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्कोप में हमने कागज का टुकड़ा, क्योंकि उस चार्ज हाथ से टच कर लिए, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत बड़ी है तो उतने छोटे चार्ज आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जो बादल और एयर में इतने ढेर सारे चार्ज बनते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसाइड हाउस क्या है? लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड, तो टेलीफोन जो है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसमें आ सकता है, इलेक्ट्रिक वायर एंड मेटल में आ सकता है। ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म कंटैक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड, जब आंधी चले तो फोन हटा दीजिए, इलेक्ट्रिक वायर वगैरह हटा दीजिए। इट इज सेफ टू यूज मोबाइल फोन एंड कॉर्डलेस फोन, कह रहे कॉर्डलेस फोन जो है जिसमें तार नहीं लगा होता वो सेफ होते हैं। हाउएवर इट इज नॉट विश टू कॉल अप ए पर्सन हु इज रिसीविंग योर फोन थ्रू ए वायर्ड फोन, तो आप ये समझदारी नहीं है, अगर आप फोन करिए और तार में लगा हुआ फोन से कोई आपका फोन रिसीव कर रहा है तो वो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि तार लगा है और वो तार जो है बाहर पोल से कनेक्ट रहता है तो वहां से करंट आ सकती है। ठीक है। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू कंटैक्ट विथ रनिंग वाटर, तो जब बारिश हो रहा है उस समय नहाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि पानी जो है नल से आता है और नल के पाइप के थ्रू जो है वो आपके पानी में भी आ सकता है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक कंप्यूटर टीवी शुड बी अनप्लग्ड, तो आंधी चले तो उनका प्लग बंद कर दिए, प्लग से उनको निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक लाइट कैन रिमेन ऑन, उसमें इलेक्ट्रिक लाइट रह सकती, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। ठीक है, तो ये सारे चीज करिए। बाहर की एक्सपोजर, बाहर की इन्वायरमेंट से, इसका कुल बताने का मतलब कि बाहर जब लाइटनिंग होगी तो वहां पे ढेर सारा चार्ज जो है वो जमीन पे आके गिरेगा, तो आपको उससे बचना है या ऐसी चीजों से बचना है जिसके ऊपर जो है वो चार्ज पार्टिकल गिर रहे हैं और आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। कम से कम चार्ज रहेगा तो आपको कम से कम हार्म पहुंचाएगा। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर छतों के ऊपर एक लगाया जाता है, त्रिशूल नुमा इस तरह का लगाया जाता है, ताकि जब भी बिजली आए तो सबसे पहले वो कंडक्ट कर ले। और इसका ये तार यहाँ है, ग्राउंड में यहाँ लगा है, ग्राउंड में लगा है, कॉपर प्लेट लगा रहता है, तो यहाँ से सीधा चला जाता है, बिल्डिंग को सेफ हो जाता है। यही है लाइटनिंग कंडक्टर कहता है। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, तो हर बड़ी बड़ी बिल्डिंग में ये लगाया जा सकता है, लगाया जाता है। ए मेटालिक रॉड taller than building, बिल्डिंग से ऊंची एक मेटालिक रॉड होती, इज इंस्टॉल इन द वॉल ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। वन एंड ऑफ द रॉड इज कीप्ड आउट ऑफ द एयर एंड अदर इज बरीड डीप इन ग्राउंड, तो इस जो तार होता है ऊपर रख दिया जाता है और एक नीचे जमीन में गाड़ दिया जाता है। द रॉड प्रोवाइड इजी रूट टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू ग्राउंड, तो इससे जो है इलेक्ट्रिक चार्ज इजिली जो है ट्रांसफर हो जाता है। मेटल कॉलम यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर वाटर पाइप इन द बिल्डिंग आल्सो प्रोटेक्ट अस टू स्टैंड बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग, तो जो पानी की पाइप वगैरह रहती है, वायर वगैरह बाहर ही लगे रहते, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि तार उसमें जो आएगा ये चार्ज आएगा उसी के थ्रू जमीन में चला जाता है। लेकिन जब
इस तरह के फिनोमेना हो तो आप उन तारों को छूइए मत, नहीं तो आपके शरीर में आ जाएगा। थंडर स्टोन एंड लाइटनिंग, these natural phenomena can cause large scale of destruction of human life and property। तो ये जो है लाइटनिंग और थंडर स्टोन जो है बहुत बड़ी स्केल पे नुकसान पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट, दिस फिनोमेना कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। तो ये चीज़ें जो है हम पहले से इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। वेदर डिपार्टमेंट जो मौसम विभाग होता है इसके बारे में वो जानकारी ले लेता है और लोगों को बता देता है। If a thunderstorm occur, there is always a possibility of lightning and cyclone accompanying it। जब गर्जनाहट होती है तो उसके साथ साथ क्या होता है, बिजली भी चमकती है और चक्रवात। साइक्लोन क्या है, समुद्र में जो चक्रवात आता है। हवा भी काफी तेज से चलती है। यही दोनों ये सब साथ आते हैं, गर्ज आता है, लाइट, चक्रवात। So we get time to take measure to protect ourselves from damage caused by this phenomenon। जब गर्जनाहट हो तो आप समझ जाइए कि ये सारी चीजें हो सकती है, बिजली भी गिर सकती है, साइक्लोन भी आ सकता है, इसलिए आप पहले से सावधान हो जाइए। There is however one natural phenomena which we are not yet able to predict currently is earthquake। अभी हम earthquake के बारे में नहीं पता लगा पाते। This can cause damage to human life and property। तो अर्थक्वेक ऐसा नेचुरल फेनोमेना है जिसके बारे में हम पहले से भविष्यवाणी नहीं कर पाते, लेकिन इन सब के बारे में लाइटनिंग और थंडर स्टोन, बादल, मौसम, बारिश के बारे में हम कर लेते हैं। अब हम लोग अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करते हैं। अर्थक्वेक क्या है? द अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ विच लास्ट फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम। तो ये है, यहाँ पे दिखा रहा है डायग्राम की अर्थक्वेक अचानक पृथ्वी का जो है ऐसे कंपकाना ही अर्थक्वेक कहलाता है और कुछ सेकंड के लिए होता है। इतने में तो बहुत बड़ा डैमेज कर दे। इट काज बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड अर्थ। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये जमीन का ऊपरी हिस्सा है और जमीन के निचली हिस्सा में कहीं पर डिस्टर्बेंस होता है। प्लेट्स होती हैं, अर्थ की प्लेट होती हैं। अर्थ का जब अपना जो है रोटेशन करती है तो उसी में कभी कभी जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं, घिसती हैं। घिसने के कारण वो उसका जो वेव होता है, उससे जो कंपन होती है वो धरती के ऊपर भी आ जाती है, जिसके कारण ऊपर की चीजें हिलने लगती हैं। ये कह रहा है earthquake occur all time all over the earth, they are not even noticed major earthquake as much as less frequent। तो पृथ्वी में ये अर्थक्वेक हमेशा होता रहा है, कभी कभी कुछ ज्यादा हो जाता है तो ऊपर तक आ जाता है। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिज, डैम। ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, शहर तबाह हो जाते हैं अगर थोड़ा सा ज्यादा आ गया तो। अर्थक्वेक से क्या है, फ्लड, बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड, जमीन टूट के गिर सकती है, सुनामी आ सकता है। सुनामी क्या, समुद्र में आता है, सी में आ जाता है, समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ जाती। देखिए कश्मीर में अर्थक्वेक आया था तो पूरी बिल्डिंगें टूट के गिर गई थी। मेजर सुनामी, यहाँ पे टी स्पेलिंग है, SUNA, सुनामी पढ़ा जाता है, टी साइलेंट रहता है। ये जापानीज वर्ड है, इसको सुनामी, टी सुनामी नहीं पढ़ा जाता, टी को साइलेंट रखा जाता लेकिन टी लिखा जाता। ये मेजर सुनामी अकर इन उड़ीसा में जो आया था, सॉरी इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 में ऐसा सुनामी आया था। ऑल द कोस्टल एरिया अराउंड द ओशन सफर ह्यूज लॉस। तो समुद्र के किनारे के जितने भी क्षेत्र हैं वो उनको काफी बड़ा नुकसान हुआ था। इन एशियन टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ। पहले लोगों को बहुत पुराने समय में सुनामी के कारण ठीक से पता नहीं होता था ऐसा क्यों होता है। एक ए मेजर अर्थ को अकर 8 अक्टूबर 2005 में भी आया था, उरी और तांगरहार, टाउन ऑफ नॉर्थ कश्मीर, टंगधार में, जो नॉर्थ कश्मीर टंगधार में भी आया था। बिफोर दैट ए मेजर अर्थ को अकर 26, इसके पहले 26 जनवरी को जो है भुज में, गुजरात में भी हुआ था, तो वहां पे कई लाखों लोग मारे गए थे। तो देखिए लगभग ये ठंडियों के सीजन में दिख रहा है, आ रहा है, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर में ये सारी चीजें आ रही हैं।
अब अर्थक्वेक होता क्या है, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से इसको समझाया गया। इन एशियन टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थ। पहले अर्थक्वेक जो भूकंप है उसके बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों की स्टडी करने के बाद इसके बारे में कुछ पता लगा। नाउ वी नो दैट ट्रेमर आर कास्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। अर्थ के यहाँ पे 3 पार्ट बताएंगे। ये सबसे अंदर वाला पार्ट है, इसको कोर कहते हैं। उसमें फिर बीच वाला पार्ट है, ठीक है, इसको मेटल कहते हैं। और ऊपर जो है, ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो क्रस्ट कहलाता है, ठीक है। जहां पे हम लोग रहते हैं वो क्रस्ट है। तो डीप क्रस्ट में यहाँ पे डिस्टरबेंस होता है, यहाँ पे प्लेटों का डिस्टरबेंस होता है और वही ऊपर तरह आ जाता है। ये यहाँ पे देखिए, ये बताया गया कैसे पूरा विश्व अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट वन पीस, कहने ऊपर का जो लेयर होता है वो एक पीस में नहीं होता। इट इज फ्रेगमेंटेड, वो कई पार्ट में बटा हुआ। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड प्लेट। जैसे यहाँ पे देखिए, ये दिखाया गया कि अलग अलग प्लेट्स है। ये स्ट्रक्चर दिखाया गया कि ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तीसरी प्लेट है, चौथी, पांचवी, सब अलग अलग प्लेट्स हैं। उसी से ऐसे एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई हैं। कभी कभी जब पृथ्वी घूमी है तो ये प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं। दीज प्लेट आर इन कंटिन्यूअस मोशन, और ये प्लेटें हमेशा मूव करती हैं। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर आर प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन दे काज डिस्टर्बेंस इन अर्थ क्रस्ट। तो कहने का मतलब प्लेट गोज अंडर वन अदर, एक दूसरे में जो है वो जाती हैं प्लेटें और वो नुकसान पहुंचाती हैं अर्थ क्रस्ट को। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, दोनों आपस में आके एक दूसरे के अंदर जा रही हैं। या एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जाए, दोनों जाएंगी तो आपस में रगड़ खाएंगी, रबड़ खाएंगी तो कंपन हो जाती, ठीक है, ऐसे ही होता है। या सामने सामने से आके टकराती हैं, ये दोनों सामने सामने से आके टकरा रही हैं, तब यहाँ इस क्षेत्र में कंपन होगी। एक इधर से जा रही, साइड में जा रही तो आपस में रगड़ खा रही हैं, तब ऐसा होता है। यहाँ देखिए अर्थक्वेक का फिनोमिना बताया गया। यहाँ पे देखिए अरेबियन प्लेट, ये अरेबियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये पूरी, ये दोनों आपस में यहाँ रगड़ खाती है, ठीक है। तो इसका झटका जो है, ये रगड़ खाई, जब रगड़ खाती है तो जो ये किनारे, ये वाला ये जोन है जहाँ दोनों आपस में मिलती है, फिर ये जोन है, ये जोन है, आपस में रगड़ खाती हैं। तो क्या है, इन सब जगह भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है जहाँ दो प्लेटें मिलती हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में, वैसे इस क्षेत्र में भूकंप सबसे ज्यादा इसी के कारण आते भी हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है जापान वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर इसलिए भूकंप ज्यादा आता है। यहाँ पे देखिए, जब रगड़ खाई दो, जैसे ये प्लेट है, एक प्लेट और दूसरी प्लेट जो है यहाँ पर रगड़ खाई, तो रगड़ खाने के बाद जो है यहाँ पे कंपन शुरू हुई। यही कंपन धीरे धीरे ऊपर तक आ जाता है। जैसे यहाँ पे रगड़ खाई तो ये कंपन ऊपर आ जाता है। तो जहाँ पे रगड़ खाती है, जिस जगह से ये कंपन शुरू होती है, उसी को ईपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो है, और ये जो जहां पे टकराते हैं उनको फोकस बोलते हैं। ये जमीन का अर्थ सरफेस है और इनके कारण यहाँ पे वेव निकलती है। जैसे पानी में तरंगे निकलती है ना, कोई शांत पानी में टुकड़ा डाल दीजिए, पत्थर फेंकिए तो उसमें से गोली गोली तरंगे निकलने लगती है। इसीलिए जब ये टकराती हैं, कंपन होता है, तो वहां से तरंगे शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सपोज करिए यहाँ टकराई तो यहाँ से ये तरंगे शुरू हो जाएंगी, आपस में तरंगे ऐसे गोली गोली तरंगे होते हैं, ये जमीन पे आ जाती है। जिससे जब जमीन पे आती है तो वहां उसको डिस्टर्बेंस, सपोज करिए जैसे पानी की तरंग है, उस पर अगर आप एक गिट्टी डालेंगे तो उसमें अगर मान लो कोई घास या कुछ कागज का टुकड़ा या नाव कागज की बना देंगे तो वो भी ऐसे ऊपर नीचे उछलने लगती है ना, ऊपर नीचे। इसी तरह इस तरंगों के कारण जो है धरती के ऊपर जो सामान है, चाहे घर हो, बिल्डिंग हो, पेड़ हो, पानी हो, सब में ऐसे कंपन आने लगती। कभी कभी ये कंपन बहुत ज्यादा आती है जिससे वो गिर भी जाता है। इसी तरह सेम वही तरह की पानी में अगर छोटा कंकड़ डालेंगे तो छोटी छोटी लहरें बनेंगी। अगर उसमें बड़ा सा बोल्डर डाल देंगे तो जो आपकी तैरती हुई नाव है वो डूब जाएगी। इसी तरह इसके कारण भी होता है, सेम उसी तरह, वो छोटा स्केल पे होता है, बड़ा स्केल पे। यही चीजें जब समुद्र के अंदर होती है तो समुद्र में खूब बड़ी बड़ी नीचे लहरें निकलती हैं, वो लहरें धीरे धीरे
से निकल के जो समुद्र के किनारे आती हैं और किनारे के जो भी चीजें होती हैं उनको काफी बड़ा डैमेज और नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये है, इस तरह की होती हैं। ऑल्दो वी नो फॉर श्योर दैट causes an earthquake, it is not yet possible to predict when where next earthquake is might have। हमको पता है कि अर्थक्वेक क्यों होता है और कैसे होता है, लेकिन हम जैसे एक अर्थक्वेक आज हुआ फिर अगला अर्थक्वेक कब होगा उसके बारे में हम ठीक से नहीं बता सकते। देखिए यहाँ एक और डायग्राम है, दो प्लेटें आपस में रगड़ खा रही हैं। ये सेंटर है, यहाँ पे ऐसे तरंगे गोली गोली निकल रही हैं। ये तरंगे जैसे ही यहाँ पे आई ना, ये तरंगे, क्योंकि ये गोला बनाएगी ना तरंगे, ये गोला बना ही रही है, लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं उनके थ्रू जाती है। जब उनके थ्रू जाएंगी तो वहां पे चीजों को वो डैमेज पहुंचाएंगे। ट्यूमर ऑन अर्थ कैन आल्सो बी कास्ट व्हेन वॉल्केनोस, जब ज्वालामुखी होता है तब भी ऐसा हो जाता है। आर मेट्राइड जो समुद्र से हमने लास्ट चैप्टर में हम देखेंगे स्टार वगैरह वाले में, तो जो समुद्र आसमान से पत्थर जो गिरता है, बड़े बड़े ग्रहों के टुकड़े जो है आपस में जमीन पे आके गिरते हैं, तो जैसे ही अचानक कभी गिरेगा किसी का तो वहां पर भी कंपन हो जाता है। इसी तरह अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया जाता है तो वहां भी अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है। सिंस अर्थक्वेक आर कास्ड बाय मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, बाउंड्री ऑफ प्लेट आर वीक जोन वेयर द अर्थ मोर लाइकली टू अकर। तो जहां पर प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं वो वाला एरिया जो होता है वीक होता है, कमजोर होता है, इसलिए वहां पे अर्थक्वेक आने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसी को क्या है, ये द वीक जोन आर आल्सो नोन सेस्मिक और फॉल्ट जोन। इसी को वीक जोन को क्या कहते हैं, जहां पे जैसे ये वाला वीक जोन है, ठीक है, ये जोन आपस में, क्योंकि ये प्लेट रगड़ खा रही, तो ये पूरा जो जोन है, ये वाला पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका जो है क्या, फॉल्ट जोन, वीक जोन। इसको फॉल्ट जोन भी कह सकते हैं, वीक जोन भी कह सकते हैं, सेस्मिक जोन भी कहते हैं। इन इंडिया देयर आर मोस्ट थ्रेटेड, सबसे ज्यादा खतरा कहाँ पे इंडिया में भूकंप आने का है, हमने बताया कश्मीर में, यहाँ पे, क्योंकि ये वाला इलाका, ठीक, ये वाला इलाका ऐसे होते हुए, क्योंकि इन सब जगह भूकंप के चांसेस ज्यादा होते हैं। कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, कश्मीर में और वेस्टर्न हिमालय में, सेंट्रल हिमालय में, होल नॉर्थ ईस्ट, इस पूरे इलाका में, ये पूरा एरिया ही, यहाँ से ये पूरा बेल्ट ही चलता है। ये जो पूरा इलाका है ना, ये पूरा इलाका जो है, ये इलाका होते हुए घूमते हुए ऐसे चला जाता है, घूमते हुए पूरा जाता है जापान वगैरह कोस्ट तक, और ये ऐसे घूमते हुए ऐसे चला जाता है यहाँ पे अरब, तो यहीं पे गुजरात वगैरह पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर निकला तो इसका कंपन यहाँ तक आ जाता है। फिर होल ऑफ रण ऑफ कच्छ आ जाता है गुजरात में, राजस्थान भी यहाँ पे पड़ता है, राजस्थान पड़ता है तो यहाँ जाता है। इंडो गंगेटिक प्लेन, तो ये इंडस और ये गंगा का प्लेन है, इन वाले क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस होता है। सम एरिया ऑफ साउथ इज आल्सो फॉल इन डेंजर, कुछ साउथ इंडिया का भी जोन जो है डेंजर में होता है। पावर ऑफ earthquakes इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन स्केल कार्ड इज रिक्टर स्केल। तो अर्थक्वेक को जो नापने की इकाई है, यूनिट है, उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। जैसे मीटर को नापने के लिए मीटर स्केल होता है, इसलिए अर्थक्वेक को नापने के लिए रिक्टर स्केल होता है। और रिक्टर स्केल पे अगर किसी के मैग्नीट्यूड 7 या उससे ज्यादा होती है तो वो बहुत नुकसानदायक होता है। बट बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक जो आया था वो 7.5 रिक्टर स्केल से ऊपर का था, तो 7 के ऊपर जितने भी आते हैं वो डैमेज करने वाले होते हैं। द ट्यूमर प्रोड्यूस वेव ऑन अर्थ सरफेस कॉल्ड सेस्मिक वेव, जो वेव निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं जमीन में, उसको सेस्मिक वेव कहते हैं। दे वेव आर रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट का सेस्मोग्राफ, तो ये जो वेव निकलती है उनको सेस्मोग्राफ, एक इंस्ट्रूमेंट है उसको सेस्मोग्राफ कहते हैं, उसमें पता लगाया जाता है, ठीक है, ये कितने रिश्ते। तो जो मशीन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको सेस्मोग्राफ कहते हैं। सेस्मोग्राफ क्या करता है, भूकंप को नापने का काम करता है। और किस पे नापा जाता है, उस पे कौन सी पटरी होती है, रिक्टर स्केल। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली वाइब्रेटिंग रॉड है, ये ऐसे दिखाया गया है, ये यहाँ पे है वाइब्रेटिंग रॉड है, उसी पे ऐसे से करता है।
RF पेंडुलम विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्यूमर अकर। ये जैसे ही ये जमीन में गाड़ के लगाया रहता है, गाड़ा जाता है, ठीक है, एक सिस्टम से इसको बनाया जाता है। जैसे ही भूकंप आता है ये अपने आप से रीडिंग लेना शुरू कांपने लगता है और इस कागज पे इसको ऐसे ऐसे कंपन ऐसे ऐसे करने लगता है, ठीक, पेंडुलम की तरह। फिर बाद में उसी को इस पे स्केल लगी रहती है, उसी से पता कर लेते हैं कितना है। ए पेन इज अटैच टू वाइब्रेटिंग सिस्टम। पेन रिकॉर्ड द सेस्मिक वेव ऑन ए पेपर विच मूव अंडर इट। बाय स्टडीइंग वेव साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट द कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक। दे कैन आल्सो एस्टिमेट पावर टू कास्ट एक्शन। तो इसी को की नाप से जो है साइंटिस्ट बताते हैं कि कितना है, क्या है, कैसे। तो आपको रिक्टर स्केल से पता चलता है कि अर्थक्वेक कितने रिक्टर पे है, और उसको नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, सेस्मोग्राफ कहते हैं। अर्थक्वेक से बचाने के उपाय क्या है? इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ऑल द टाइम। हमको अपने को बचाने के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। पीपल लिविंग इन सेस्मिक जोन, जहां भूकंप आने की ज्यादा संभावना है, वहां क्या है, वहां लोगों का पहले से सुरक्षा करके रखनी चाहिए, क्योंकि भूकंप बता के नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग इन दिस जोन शुड बी डिजाइन सो दैट दे विथ स्टैंड मेजर ट्रॉमा। तो इस जगह जो बिल्डिंग है उनको काफी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके बिल्डिंग बनाना चाहिए। पिलर काफी गड्ढे में बनाना चाहिए ताकि वो बिल्डिंग टिकी रह सके। अर्थक्वेक से बचाने के लिए क्या करिए? क्विक सेफ इन हाई सेस्मिक एरिया यूज ऑफ मड और टिम्बलर इज बेटर। मिट्टी और लकड़ियों के घर अच्छे होते हैं, क्योंकि ये टूटने से जो है ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन बड़ी बिल्डिंग टूटेगी तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन है। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल। छत हल्के रखने चाहिए। इट कास्ट, अगर वो स्ट्रक्चर गिरता है तो उससे नीचे रहने वालों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ज्यादा चोट नहीं लगी। इट इज बेटर इफ कप बोर्ड एंड सेल्व आर फिक्स टू वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल। तो कवर्ड जो जमीन दीवालों में गाड़ के रखनी चाहिए ताकि आपके ऊपर गिरे न। जैसे अलमारियां रखी हो वजन वाली, वो आएगा तो गिर के आपके ऊपर आ जाएगा, तो अच्छा है कि उसको दीवालों में गाड़ के रखिए। बी केयरफुल व्हेन यू हैंग क्लॉक, फोटो फ्रेम, वाटर हीटर एक्सेट्रा, क्योंकि इन सबको अगर आप लटका के रखेंगे, और जैसे क्लॉक है, फोटो फ्रेम है, वाटर हीटर है, अगर ऐसे लटकता रहेगा तो यार क्वेक से ऐसा इसको ठीक से गाड़ के रखिए कि अर्थक्वेक जब आए, कंपन आए तो लोगों के ऊपर ना गिरे। सिंस सम बिल्डिंग में कैच फायर ड्यू टू अर्थक्वेक, इट इज नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग स्पेशली टॉल बिल्डिंग है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, क्योंकि बड़ी बिल्डिंगों में अर्थक्वेक के कारण आग लग सकती है, इसलिए आग से बचने के लिए फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट, आग से बचाने वाले इंस्ट्रूमेंट वहां रखिए। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज डेवलप नो हाउ टू मेक क्विक प्रूफ। तो एक रुड़की है जहां पे बिल्डिंग बनाने का इंस्टीट्यूट है, वहां पे उन लोगों ने ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी और टेक्निक डेवलप की है जिसका यूज करके आप यूज करेंगे तो जो यूज करके जो बिल्डिंग बनाएंगे वो बिल्डिंग जो है भूकंप रोधी होगा, अर्थक्वेक से प्रूफ रहेगा। अब क्या करेंगे जब आप अर्थक्वेक आए? इन द इवेंट दैट अर्थक्वेक डज स्ट्राइक टेक फॉलोइंग स्टेप। जब अर्थक्वेक आए तो आप क्या करें? इफ यू आर एट होम, जब आप घर पे हैं तब क्या? टेक शेल्टर अंडर ए टेबल। जो लकड़ी की मेज होती है उसके नीचे छुप जाइए ताकि कुछ भी गिरे तो मेज के ऊपर गिरे, आपके ऊपर ना गिरे। स्टे अवे फ्रॉम टॉल हैवी ऑब्जेक्ट। जो बहुत वजन वाले ऑब्जेक्ट हैं उनसे दूर रहिए क्योंकि गिरेंगे। इफ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विथ पिलो। अगर आप बेड पे लेटे हैं तो आप अपने सर को जो है तकिया से ढक लीजिए। इफ यू आर एट आउटडोर, बाहर हैं तो क्या है? फाइंड ए क्लीन स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग। तब आप जो है बिल्डिंग से दूर हो जाइए। ये अर्थक्वेक है और वो जो क्या कहते हैं बिजली उजली चमकती है उसके उल्टा है। आप जैसे आप उसमें बिल्डिंग में आ जाते हैं, इससे बिल्डिंग से दूर रहें। तो आप बिल्डिंग, ट्री एंड ओवरहेड, पावर लाइन है, तार वगैरह, उनसे दूर चले जाइए, खुले में चले जाइए, खुले मैदान में जाइए।
जमीन पे जो है आप लेट जाइए। टेक शेल्टर अंडर टेबल, स्टे देयर टिल शेकिंग स्टॉप, आप टेबल के नीचे छुप जाइए ताकि कोई भी चीज गिरे तो आपके ऊपर डायरेक्टली ना गिरे। इफ यू आर इन कार और बस, डू नॉट कम आउट, आस्क ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू क्लियर स्पॉट, अगर आप कार के अंदर हैं तो आप बाहर मत आइए, ड्राइवर से कहिए कि धीरे धीरे चलाए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर स्टॉप, बाहर तब तक नहीं है जब तक भूकंप बंद ना हो जाए। सो ये सारे प्रिकॉशन बचा करने हैं। इस तरह आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। थोड़ा रिकैप कर लें। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो चार्ज हो जाता है। टू काइंड ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है। लाइक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, आप ये पॉजिटिव या निगेटिव आप एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्ज, रगड़ने के द्वारा जो ऑब्जेक्ट पर चार्ज आ जाता है उसको स्टैटिक चार्ज कहते हैं। जब स्टैटिक चार्ज मूव करने लगते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बताता है कि कोई बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, ये बताने का काम करता है। किसी चार्ज बॉडी का जो चार्ज होता है उसको जमीन में भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अर्थिंग बोलते हैं। घरों में अर्थिंग लगी होती है, अर्थिंग। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ, बिटवीन क्लाउड और लाइटनिंग। जब दो चार्ज जो है बादलों और जमीन के बीच में या बादलों के बीच में जो चार्ज का आपस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी को लाइटली कहते हैं, बिजली चमकना कहते हैं। लाइटनिंग जो है लाइफ हाई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, हम लोगों ने डिस्कस किया। और लाइटनिंग के बचने के हम लोगों ने उपाय भी डिस्कस किए हैं। लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में बताया कि जो एक ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर एक तार लगा रहता है और वो जमीन में उसी का दूसरा छोर जमीन में गड़ा रहता है, उसी को लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। क्योंकि जैसे ही बिजली गिरती है वह बिल्डिंग को बचाने का काम करती है। फिर अर्थक्वेक होता है, जमीन का अचानक कांपना अर्थक्वेक कहलाता है। अर्थक्वेक जमीन के अंदर जो है प्लेटों के आपस में रगड़ या टकराने से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक के बारे में हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है। जिस बाउंड्रियों पे अर्थक्वेक होता है उसे अर्थ प्लेट या फॉल्ट जोन कहते हैं। अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। 7 से ज्यादा रिक्टर स्केल पे 7 से ज्यादा जो अर्थक्वेक होता है उनको वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। हमको इनसे बचने के लिए नेसेसरी प्रिकॉशन लेने चाहिए। रिक्टर स्केल क्या है होता है? रिक्टर स्केल क्या है? 1 से लेके 10 तक, उसमें इंडिकेटर होते हैं। सेस्मिक वेव क्या होता है? भूकंप आने के बाद जो वेव निकलता है उन्हीं को सेस्मिक वेव कहते हैं। सेस्मोग्राफिक क्या है? अर्थक्वेक को नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको सेस्मोग्राफिक कहते हैं। ईपी सेंटर क्या होता है? धरती के ऊपर, ये यहाँ पे है, ये पॉइंट है, इसी के ऊपर जो ये जगह होती है ये सेंटर होता है। यहीं पे टकराने से जो होता है ये इसी को जमीन के ऊपर जो जगह होती है उसको ईपी सेंटर कहते हैं। फॉल्ट जोन हमने बताया कि 2 प्लेटें हैं, ये प्लेट और दूसरी प्लेट आपस में जब टकराती हैं या रगड़ खाती हैं तो ये जो जोन होता है इसी को फॉल्ट जोन कहते हैं या सेस्मिक जोन कहते हैं। इन दिस वे चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।